नमस्कार, बीटीवी मुद्दे की बात है में आज हम सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं और आज हम बात करेंगे जीएसटी पर विसंगतियों पर। यह है आज की मुद्दे की बात, जिस पर हम परिचर्चा करने आज यहाँ मौजूद हैं और हमारे स्टूडियो में हमारे साथ हमारे मेहमान भी उपस्थित हैं। तो हमारे साथ हैं संदीप नेमा जी, कर सलाहकार हैं, महेंद्र भाई टांक, उद्योगपति हमारे साथ हैं, साथ ही विजय बागरेचा जी हमारे साथ हैं, चार्टेड अकाउंटेंट हैं आप, और सचिन अग्रवाल जी भी कर सलाहकार हमारे साथ हैं। तो हम चारों ही मेहमानों का सबसे पहले तो स्वागत करते हैं आज की परिचर्चा में। और संदीप जी, आपसे शुरुआत करेंगे आज के कार्यक्रम की। तो जीएसटी के अंतर्गत जो सबसे पहले तो हम आपसे जीएसटी समझना चाहेंगे, क्योंकि एक सामान्य तौर पर हम बात कहें तो 1 जुलाई 2017 से ये कर प्रणाली को लागू किया गया, लेकिन इस कर प्रणाली में कौन कौन सी विसंगतियां मोटे तौर पर समझ में आती हैं जिसका राष्ट्रव्यापी विरोध हो रहा है, इस पर जरा प्रकाश डालिए। मैं बीटीवी के माध्यम से आपको बता दूं कि 30 जून 2017 तक हर राज्य में हमारे यहाँ वेट टैक्स एक्ट था और 1 जुलाई से भारत सरकार ने जो है जीएसटी का प्रावधान एक्ट बनाकर लागू किया। जीएसटी के अंतर्गत जो हमारे पहले वेट एक्ट अलग था, सर्विस टैक्स अलग था, एंटी टैक्स अलग था, ऐसे लगभग 17 से 18 टैक्स के जो एक्ट थे वो सब अलग अलग थे। इनको सरकार ने जीएसटी के अंतर्गत एक कर प्रणाली के अंतर्गत एक राष्ट्र निर्माण के लिए बनाया और बाकी सभी करों को एक रूप से जीएसटी के अंतर्गत लाया गया। और जीएसटी में जो है पहले विभिन्न दरें रहती थी, हर राज्य सरकार अपनी अपनी दर निर्धारित करके टैक्स लगाता था वस्तुओं पर, सर्विस पर। लेकिन जीएसटी में ऐसी जो है 6 प्रकार की दरें निर्धारित की गई। 3, 5, 12, 18, 28% की दर गुड्स एंड सर्विस टैक्स के अंतर्गत ली जाती है। इसमें जो है प्रांत के बाहर से अगर माल आता है तो आईजीएसटी एक्ट लगता है और प्रांत से बाहर माल जाता है तो एसजीएसटी और सीजीएसटी लगता है। एसजीएसटी सीजीएसटी है तो स्टेट गुड्स ऑफ सर्विस टैक्स और सीजीएसटी है सेंट्रल गुड्स ऑफ सर्विस टैक्स। इसका आधा पैसा सेंट्रल में जाता है टैक्स की राशि का और आधा पैसा स्टेट में आता है। और जीएसटी जो थी, सरकार की मंशा ये थी कि सभी करों को एक रूप से एक टैक्स के अंतर्गत लाया जाए और समय समय पे इस पर बहुत से परिवर्तन भी होते गए। जीएसटी एक्ट में जो है जब बना तो सीजीएसटी एक्ट के अंतर्गत 174 सेक्शन थे और रूल 162 थे नियम, और एक आईजीएसटी एक्ट है, इसमें 25 सेक्शन थे और 9 रूल थे, और एक यूटीजीएसटी है जो संघीय राज्य क्षेत्र के अंतर्गत टैक्स लगता था, इसमें 26 सेक्शन थे और 5 रूल्स थे। ऐसा छोटा सा अधिनियम था एक्ट रूल्स का, लेकिन आज वर्तमान परिस्थितियों में जब से 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू हुआ है तो लगभग 900 के लगभग नोटिफिकेशन इसमें समय समय पे बदलाव किए गए हैं, परिवर्तन किए गए, जिनको याद रखना व्यापारियों को और कर अधिवक्ताओं को, सीएलओ को बड़ा मुश्किल पड़ रहा है। तो ऐसी छोटी छोटी जो समस्या है उसके कारण व्यापारी अपने हिसाब किताब रखने में उनको काफ़ी कठिनाई उत्पन्न हो रही है। हर महीने जीएसटी में रिटर्न भरना पड़ रहा है और रिटर्न भरने की समय अवधि भी जो है बहुत ही कम रखी गई है, और फिर 4 दिसंबर रिटर्न बनना है, जीएसटीआर 1 है, जीएसटीआर 3 भी है, और फिर वार्षिक रिटर्न बनना है, 9(9)C रिकन्सिलमेंट स्टेटमेंट भी बनना है। तो ऐसे बहुत से रिटर्न है जिसमें व्यापारी लगभग साल भर जूझा रहता है, अपना अकाउंटिंग ही मेंटेन करते रहता है, तो उसके कारण उसका व्यापार पे भी असर पड़ रहा है और व्यापार पे असर पड़ने के कारण वो अपना हिसाब रखे कि अपना व्यापार करे, इसमें भी उनको काफ़ी तकलीफ हो रही है। और वर्तमान समय में पिछले साल से हमारे देश में, वर्ल्ड में जो कोरोना का जो आया है महाप्रकोप,
उसके कारण भी काम धंधे चौपट हो गया है, जिससे व्यापारियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अच्छा, सरकार ने जो समय समय पे परिवर्तन किए हैं जीएसटी के नोटिफिकेशन में, इन नोटिफिकेशन में अगर सीमित मात्रा में संशोधन होते तो एक प्रकार से चल जाता है, लेकिन हर जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में परिवर्तन होते रहता है। तो उसके कारण जैसे जीएसटी रिटर्न भरने में अभी परिवहन में यूवी बिल ब्लॉक करने का भी प्रावधान आया है, और जीएसटी रिटर्न समय पे नहीं भरने पर भी अगर 2 जीएसटी रिटर्न ने समय पे नहीं भरा है तो उसका यूवी बिल भी ब्लॉक हो जाएगा। इस तरह की तमाम कठिनाइयाँ आज व्यापार में उत्पन्न हो रही हैं, जिसका सरलीकरण किया जाना नितांत आवश्यक है। आज जैसे सरकार को टैक्स जो मिल ही रहा है जो दर निर्धारित है, लेकिन व्यापारी अगर किसी कारण से अपने रिटर्न भरने में विलम्ब हो जाता है तो उसको लेट फीस लगाने का जो प्रावधान है वो बहुत ही ज़्यादा कठिन और बहुत ही ज़्यादा आर्थिक रूप से क्षति पहुंचाने वाला है। तो मैं चाहता हूँ कि जो जीएसटी में जो लेट फीस का प्रावधान है एक सीमित मात्रा में निर्धारित करना चाहिए कि मैक्सिमम जो है नील रिटर्न अगर किसी का है तो ऐसे व्यापारियों पे जो है जीएसटी की लेट फीस ना लगाई जाए, और अगर टर्नओवर वाला व्यापारी तो उसका मैक्सिमम रिटर्न लेट फीस 500 रुपये ही निर्धारित किया जाना चाहिए। ऐसा मेरा अपना विचार है, क्योंकि अभी बीच में भी जब एमनेस्टी स्कीम आई थी तो सरकार ने लेट फीस निर्धारित की थी नील रेटेड में 0 और टैक्सेबल टर्नओवर वाले में उन्होंने 500 रुपये निर्धारित की जाती है। तो इसको हर समय के लिए कर दिया जाना चाहिए। तो संदीप जी ने अभी हमें बताया कि जो जीएसटी है वर्ष 2017 से जिस तरह से एक देश एक कर प्रणाली के तहत ये कर लागू किया गया, लेकिन तमाम संशोधनों के आने के बाद ये एक बहुत ही लेंदी सा एक सिस्टम बन गया है जिसमें व्यापारी भी परेशान है, स्टेट भी तकलीफ में है कहीं ना कहीं, और साथ ही व्यापारी को ये लगता है कि वो अब अपना व्यापार करे या ये इन बही खातों को या इन टैक्स की जो प्रक्रिया है इसको निर्धारित कर सके। तो हम यहाँ पर सचिन जी से जानना चाहेंगे कि जो व्यापारी है वो इन समस्याओं का निदान कैसे पा सकता है। देखिए, जीएसटी जब से लागू हुआ है तो जीएसटी की जो परिकल्पना की गई थी उसमें ये कहा गया था कि 1 नेशन 1 टैक्स, लेकिन आज आप देखिए कि 6 तरह के टैक्सेस इम्पोज किए गए हैं, 6 तरह के टैक्स स्लैब है। रिटर्न्स भी भरना है उसे, तो उसे मंथली रिटर्न्स भी भरना है, मंथली 1 महीने में 2 अलग अलग तरह के रिटर्न्स भरना है। अब सबसे बड़ी खामी है कि जो टेक्निकल गलतियां जो होती है, मानव स्वभाव है, रिटर्न्स में फिर डाटा डालते समय कुछ ना कुछ त्रुटियां होती है, लेकिन जीएसटी में किसी भी त्रुटि को सही करने के लिए किसी तरह का कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है। एक बार आपने जीएसटी रिटर्न फाइल कर दिया या उसमें डाटा एंट्री कर दिया, उसके बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता कि आप उसको ठीक कर सके। जबकि इसके पहले जिन टैक्सेस को मिला के जीएसटी बना है, जैसे सर्विस टैक्स है या सेंट्रल एक्साइज है, उन और यहाँ तक कि इनकम टैक्स में भी जीएसटी रिटर्न्स को रिवाइज करने का ऑप्शन दिया हुआ है। तो आज जो सबसे ज्यादा जो विवाद जो उत्पन्न हो रहा है, तो छोटी छोटी सी त्रुटियां होती है। जैसे अब मुझे आईटीसी का मैं एक उदाहरण के लिए देता हूँ, मुझे आईटीसी 10,000 रुपये क्लेम करना है, मेरा एक गलती से 1 शून्य बढ़ गया तो 1 लाख रुपए हो गया। तो अब मुझे उस 1 लाख रुपए पे 24% से ब्याज दे के वापस करना पड़ रहा है। यदि 1 महीने बाद मुझे पता लगा कि वो मैंने उस पर गलत डाटा एंट्री कर दी है, तो मुझे उसको वापस करने के लिए, उसको करेक्शन करने के लिए सरकार को 24% ब्याज देना पड़ रहा है। इस तरह से ये कम से कम आप रिवाइज रिटर्न के ऑप्शन रख दें, जिससे कि हम किसी भी तरह के कानूनी उलझनों में न उलझे और व्यापारी पे अननेसेसरी या बिना मतलब का कोई ऐसा टैक्स का बोझ ना है। जी। दूसरा एक है कि जो इनपुट टैक्स क्रेडिट जीएसटी में आता है, जो हमको खरीदार से जो हमको टैक्स का जो अमाउंट रहता है जो मिलता है, उसके लिए सरकार ने बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए हैं। तो हमारा ये कहना है, व्यापारियों का भी सब जगह से यही मांग है कि जो आईटीसी जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है, वो व्यापारी के पास जो इनवॉइस आ जाता है उसमें जो टैक्स का अमाउंट है वो उस बेसिस पे उसको इनवॉइस पे उसका जीएसटी का इनपुट मिल जाना चाहिए। लेकिन सरकार ने ये लगा दी कि यदि आपके जिस व्यक्ति से आप माल खरीदते हैं उसने यदि रिटर्न फाइल नहीं किया है तो आपको उतना ही क्रेडिट मिलेगा जितना कि पोर्टल पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब सामने वाले ने यदि रिटर्न नहीं फाइल किया है तो उसका खामियाजा
माल खरीदने वाले ने भुगतना तो गलत होगा। इस पे विभिन्न हाई कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल ने भी अपने जजमेंट्स दिए हैं कि ये एक बहुत बड़ी विसंगति है, लेकिन सरकार की मंशा क्या है समझ में नहीं आती है, वो क्या चाह रही है, क्यों इस तरह का उन्होंने एक अड़ियल रुख अपना रखा है। और इसके साथ में जो लेट फीस का एक और बहुत बड़ा मुद्दा है। शुरू में तो सरकार ने 200 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से लेट फीस इम्पोज करी थी, उसके बाद में उन्होंने 100 रुपए किया, फिर 50 रुपए किया। तो ये रेट्स जो है ये रैशनलाइज होना चाहिए, ये बहुत ज्यादा है। यहाँ तक कि जो व्यवसाय किसी कई बार ऐसा होता है, जैसे अभी कोरोना काल में रहा कि किसी का कोई खरीदी बिक्री नहीं थी, रिटर्न फाइल नहीं कर पाया, उसमें भी यदि वो न्यू रिटर्न फाइल कर रहा है उसमें भी उसे 100 रुपए 50 रुपए पर डे की लेट फीस देना पड़ रहा है। तो व्यवसाय के लिए बहुत बड़ा आर्थिक बोझ है ये, क्योंकि उसका एक तो वैसे ही धंधा नहीं चल रहा है, खरीदी बिक्री नहीं है, और वो सिर्फ रिटर्न भरने के लिए 100 रुपए या 200 रुपए की लेट फीस फटा है या 50 रुपए पर डे के हिसाब से लेट फीस फटा है, तो वो बहुत बड़ा एक आर्थिक बोझ है उस पर। तीसरा एक ई-वे बिल के लिए एक बहुत बड़ा एक जो माल राज्य के बाहर या अन्य जिले में माल बेचने के लिए जो ई-वे बिल की व्यवस्था की गई है, ई-वे बिल में भी देखा जा रहा है कि बहुत छोटी छोटी सी त्रुटियों के लिए व्यवसायी को बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। जो भी चेक पोस्ट या चेकिंग पॉइंट पे जो भी अफसर रहते हैं, तो छोटी छोटी सी गलतियों के लिए उसका गाड़ियों को रोकना, भारी जुर्माना लगाने का प्रावधान हो रखा है। तो हमारा ये कहना है कि इस ई-वे बिल में इस तरह की जो छोटी छोटी गलतियां होती है उसे उसी स्तर पे निपटा कर आप मंशा देखें कि व्यापारी की मंशा कर चोरी की तो नहीं है। यदि उसने लगा है कि टेक्निकल मिस्टेक है, भूलवश उसने कोई जगह या किसी का नाम या कुछ ऐसा गलत टाइप कर दिया है और उसकी मंशा कर चोरी की नहीं है, तो उसे पेनाल्टी या इस तरह का ये पेनाल्टी नहीं लगाना चाहिए। तो इस तरह एक आर्थिक बोझ से भी हम व्यापारी को कानूनी उलझनों से बच सकते हैं। जी। और अब चूंकि अभी सचिन जी ने हमें इतना विस्तार पूर्वक बताया, जिससे व्यापारी कहीं ना कहीं ये समझ में आता है कि पशुपेश में है कि वो किस तरह से अपने व्यापार को सुचारू ढंग से चला पाए। महेंद्र भाई भी हमारे साथ हैं, सर आप व्यापार जगत से जुड़े हैं, तो वाकई में व्यापारी को किस तरह की कठिनाई हो रही है जीएसटी से? क्योंकि एक बार बार जो पत्रकार है, एक जो चौथा स्तंभ कहा जाता है, आम जनता जिसे हम कहते हैं, वो भी मोदी सरकार को व्यापारियों की सरकार कहती है, तो यहाँ व्यापारी क्यों परेशान है, बताइए। व्यापारी इसलिए परेशान है कि व्यापारियों को जिस तरह जीएसटी विभाग में सरलीकरण का एक बताया गया था, तो सरलीकरण के बदले अभी इतने उलझन में डाल दिए, इतने सारे नियम निकाल दिए कि इसमें हमारे वकील सीए लोग भी उसको संभाल नहीं पा रहे, तो फिर हम लोग का क्या होगा। तो इसके कारण जैसे मान लीजिए अभी एक पेपर में आया था कि एक गाड़ी मुंबई से निकली कटनी के लिए, तो उसका सिर्फ मुंबई से कटनी न लिख के मुंबई से कटनी की जगह मुंबई लिख दिया था, भूल से, क्लरिकल मिस्टेक। उसके कारण उसके ऊपर 22 लाख रुपया टैक्स पेनल्टी लगाया गया था, और वो कोर्ट में जाने के बाद उनको छूट मिली। तो क्यों ऐसा क्यों किया? तो इसमें आदमी की तो नींद हराम हो जाती है। तो व्यापारी व्यापार करेगा कि क्या करेगा? जैसे हम लोग की गाड़ी यहाँ से जाती है, अभी तक टाइम दिया गया था एक दिन का 100 किलोमीटर, अभी 200 किलोमीटर कर दिया। अब एक दिन में गाड़ी 200 किलोमीटर नहीं पहुंची तो उसके कारण भी पेनल्टी लगेगी। तो फिर व्यापारी व्यापार कैसे करेगा? वो गाड़ी कहाँ पहुंची कि नहीं, यही सब हम लोग यदि ख्याल रखेंगे कि व्यापार करेंगे। तो ये जो जिस तरह के पेच हैं और जितनी विसंगतियां हैं, सरलीकरण नहीं हो रहा है। जिस तरह सरलीकरण करना चाहिए वो होने से ये तकलीफ नहीं होती। जितना कम से कम, मान लीजिए गाड़ी रास्ते में खराब हो गई या जीएसटी वाले पकड़ लिए, तो पकड़े तो भाई वहीं पे आप उसका रास्ता निकाल के उसको रवाना कीजिए, ना कि आप उसके ऊपर पेनल्टी ठोक देते हैं। तो उद्योगपतियों को भी काफी परेशानी है, व्यापारी भी सरलीकरण चाहते हैं। तो विजय बागरेचा जी चार्टेड अकाउंटेंट है हमारे साथ, तो हम उनसे ये जानना चाहेंगे कि टैक्स की भिन्नता को कम करने के लिए सरकार अभी तक कुछ कारगर कदम नहीं उठा पाई है, तो क्या सरकार को ये अंदेशा है कि उससे राजस्व का नुकसान होगा? जैसा कि मेरे सचिन भैया और संजीव नेवल जी ने बताया कि जीएसटी का मतलब है वन नेशन वन टैक्स, जैसा गवर्नमेंट ने बोला था। लेकिन अभी क्या हुआ है कि वन नेशन डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्सेस, 5%, 12%, 18%, 28%, और उसके अलावा सेस भी लगा दिया है कई चीजों पे। तो ऐसा क्यों लग रहा है, बताइए।
कोशिश कर रही है कि टैक्सेस कम करें, धीरे धीरे शिफ्ट करें 28% वाले गुड्स को 18% में डालें, पर उन्हें फिक्स कर देना चाहिए जल्द से जल्द कि वो अब कोई भी एक टैक्स स्लैब में काम करें। वागरेजा जी, आप बताइए कि ये टैक्स चोरी की संभावना इससे जीएसटी के लग जाने से, क्योंकि सरकार कहती है कि जीएसटी आने से राजस्व बढ़ेगा, लेकिन इसमें तो इतने पेच है, कैसे का फायदा उठा पाएगा? एक्चुअली क्या हो रहा है, फेक इनवॉइसिंग बहुत हो रही है। फेक इनवॉइसिंग में लोग बहुत डिफरेंट टाइप के फॉर्म्स बना लेते हैं, और क्योंकि यह क्रेडिट सिस्टम ऑनलाइन होता है, तो क्रेडिट के बिल फाड़ के ऑनलाइन सिस्टम में जीएसटी 1 में चढ़ा देते हैं और सामने वाला इनपुट ले लेता है। अच्छा। तो उस प्रकार से वो जीएसटी का क्रेडिट ले लेते हैं, और जिसमें ना बेचने वाला कोई व्यक्ति होता है ना खरीदने वाला कोई व्यक्ति होता है, जिस कारण से टैक्स की बहुत धोखाधड़ी हो रही है अभी, और इसके लिए डीजीसीआई ने बहुत सारे छापे भी मार रही है। पर इसके लिए उन्हें इस कारण से नॉर्मल जो बिजनेसमैन है उसको बहुत नुकसान पहुंच रहा है, और नए नए नियम बना दिए गए हैं जी। और सरकार बार बार कहती है कि हमने जो रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया है उसको सरल किया है, तो नेमा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या वाकई सरलीकरण हुआ है रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया में? इसका फायदा मिल पा रहा है व्यापारियों को? देखिए, जब जीएसटी एक्ट 1 जुलाई 2017 को प्रावधान लागू हुए और सरकार द्वारा देश में लागू किया गया, तब हर महीने उसको बिक्री का अलग, खरीदी का अलग रिटर्न ऐसा भरना था। तो इस प्रकार से व्यापारी को एक साल में लगभग 40 से 44 रिटर्न भरने के लिए नियम था। लेकिन धीरे धीरे जब सरकार के समक्ष व्यापारियों की परेशानी उत्पन्न हुई, तो उन्होंने एक ऑप्शन निकाला कि केवल आप अपना खरीदी का टैक्स और बिक्री का इनपुट बताइए, और कोई टैक्स बनता है तो आप उसको जमा कीजिए। तो फिर कुछ रिटर्न कम हुए, उसके लिए 3B रिटर्न लाया गया। अब उसके बाद भी जब व्यापारियों को परेशानी हुई और लेट फीस लगने लगी, समय पे रिटर्न नहीं भर पा रहे थे, तो अभी जब सरकार ने अभी जो नया प्रावधान लाया है दिसंबर में अमेंडमेंट करके, तो उन्होंने ये किया है कि जो 3B हर महीने भरी जानी थी रिटर्न, अब उसको क्वार्टरली कर दिया है ऐसे व्यापारियों के लिए जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है। और जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से अधिक है तो उसको GSTR 1, जिसमें उसको रजिस्टर्ड डीलर को जो माल बेचा गया है और अनरजिस्टर्ड डीलर को माल बेचा गया उसकी जानकारी देना है। और 3B उसका टाइम उन्होंने रखा है 11 तारीख तक, 5 करोड़ से अधिक जिसका टर्नओवर है, और उसका 3B रिटर्न भरने का टाइम रखा है उन्होंने 20 तारीख का। और जिसका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है तो उसका 3B तो क्वार्टरली किया है, लेकिन उसको जो GSTR 1 उसका एक ऑप्शन आब्लिक में किया IFF यानी इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी है। उसमें अगर 5 करोड़ से कम टर्नओवर वाला व्यापारी अगर रजिस्टर्ड डीलर को अपना माल बेचता है तो उसकी भी जानकारी उसको हर महीने की 13 तारीख तक देना है। जैसे ही महीना खत्म हुआ तो अगले महीने की 13 तारीख तक देना है। तो इस प्रकार से हर महीने तो व्यापारी छोटा चाहे 5 करोड़ से कम टर्नओवर का हो या उससे अधिक का हो, हर महीने उसको रिटर्न भरने का तो प्रावधान है, और उसके ऊपर कोई टैक्स की लायबिलिटी आती है तो उसको टैक्स भी पटाना है। तो ये ऐसे जो सरलीकरण हुए हैं, अब जैसे कोई महीने में व्यापारी के बिल भी लेट आते हैं कई बार, या जमा खर्च नहीं हो पाता, तो उसके कारण जो पेनाल्टी और लेट फीस लग रही है रिटर्न सबमिट नहीं होने पे टाइम पे, तो उसके कारण भी काफ़ी दिक्कत हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि GST के जो रिटर्न है भरने के, तो इसको जैसे हमारे रेट में पहले था कि एक ही रिटर्न में उसको खरीदी और बिक्री की सारी जानकारी देना पड़ता था, और वो क्वार्टरली रिटर्न था। तो अगर ये इसमें भी अगर क्वार्टरली रिटर्न हो जाए और एक ही रिटर्न का प्रोफार्मा बन जाए, तो इससे व्यापारियों को भी काफी राहत होगी, वो अपना व्यापार भी देख सकेगा और अपने टैक्स का भी उतना समय पे और रिटर्न भर सकेगा, ताकि वो लेट फीस और जो पेनाल्टी लग रही है उससे भी उसको काफी राहत मिलेगी। जी, तो सरलीकरण की और आवश्यकता है। यहाँ पर इस परिचर्चा को हम एक अल्प विराम के लिए रोक रहे हैं, और आज हम बात कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स की विसंगतियों पर। एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। देखते रहिए आज की मुद्दे की बात।
ब्रेक के बाद फिर एक बार हम सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं। मुद्दे की बात है में आज का मुद्दा है गुड्स एंड सर्विस टैक्स पर जो विसंगतियां व्याप्त हैं, इन पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। और अब जो हमारा परिचर्चा का पैनल है इसमें थोड़ा सा आंशिक बदलाव हुआ है। संदीप नेमा जी हमारे साथ हैं, इसके साथ ही व्यापार जगत से अभिषेक बाफना जी हमारे साथ हैं, नितिन जैन जी हमारे साथ हैं और विजय कुमार वाधवानी जी हमारे साथ हैं। तो अब जो ये हमारा भाग है परिचर्चा का, इसमें हम बात करेंगे व्यापारियों को होने वाली परेशानियों पर। तो विजय कुमार जी आपसे शुरुआत करेंगे। तो व्यापारियों को किस तरह की उलझनें हो रही हैं जीएसटी से? मैडम, जीएसटी में जो ये प्रावधान है कि हम किसी से माल खरीद रहे हैं और हम बकायदा टैक्स पटा रहे हैं, सामने वाला उस चीज को शो नहीं कर रहा है पोर्टल पे, तो वो जो जवाबदारी जब गवर्नमेंट सरकार जब जीएसटी नंबर दे रही है, तो ये जो एक जो प्रभार हमारे ऊपर सौंपा जा रहा है कि जीएसटी अगर आप सामने वाला नहीं पटा रहा है, नहीं पोर्टल में शो कर रहा है, तो उसका भी जुर्माना हमें भरना पड़ेगा। ये इस प्रकार का न्याय है, ये विसंगति, ये गवर्नमेंट का लायबिलिटी है कि वो जीएसटी नंबर दे रही है तो वो वसूल करे इस चीज से। उसको ध्यान रखना है, ये चीज सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है। नितिन जी, आप भी इस संघर्ष में शामिल रहे हैं और बार बार जो आपका संगठन है ये प्रधानमंत्री जी के भी सौंपता आया है, तो ये किस तरह का व्यापारियों में एक तरह का अघोषित आक्रोश व्याप्त है, ये बताइए। कैट जो है लगातार व्यापारियों के हित में काम कर रहा है पिछले 25-30 सालों से। सभी व्यापारी जुड़े हुए हैं, सभी संगठन जुड़े हुए हैं। अभी हमने देखा कि कैट में बड़ी समस्या है व्यापार में। यदि टैक्सेशन को लेकर के बात करें तो जीएसटी पिछले 6 सालों से लागू है और इतनी तकलीफें, इतनी परेशानियां व्यापार में कि व्यापारी व्यापार करे कि टैक्सेशन को सुधारे, समझे। रोज एक नया अमेंडमेंट है, रोज एक नई नीति है, रोज एक नए प्रावधान है। अब हमारा समझ नहीं आ रहा है कि या तो व्यापारी को ऐसा किया जाए कि एक सेल टैक्स नंबर के साथ साथ में एक जीएसटी का डिप्लोमा या डिग्री दे दी जाए, तो वो बेचारा अपना लिखा पढ़ी करे। अब उसको एक मेंटेन करना है अकाउंटेंट, एक सीए, एक उसको ऑडिट भी कराना जीएसटी का, और लगभग महीने में 5 दिन उसको लिखा पढ़ी करना है या फिर ऑफिस के अकाउंटेंट के, वकील के चक्कर काटना है। और हमारे समझ नहीं आ रहा कि व्यापार में हमारे पास समय बचा कहाँ। जी, किसी में 5% है, किसी में 12% है, किसी में 18% है। मेमोरी नहीं हुई मैडम, मोबाइल की उसका सिस्टम का हार्ड डिस्क हो गया हमारा। तो इतना सारा लोड, इतना सारा डेटा, इतना सारा ज्ञान। जी, तो अलग अलग तरह की परेशानियां हैं जो जितने भी व्यापारी हमारे साथ बैठे कुछ हो जाए, कुछ सिंगल विंडो सिस्टम कहते हैं ना, वैसा कुछ हो जाए कि इसमें एक ये चीज लगी हुई है और इसको ऐसे आपको भर देना, बात खत्म। अभिषेक जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मेन प्रॉब्लम वही है क्या, मतलब जीएसटी का जैसे रिटर्न भरना पड़ रहा है, तो मंथ में 2 बार एक पार्टी को रिटर्न भरना पड़ रहा है। जीएसटीआर 1 अलग भरना पड़ रहा है, 3 भी अलग भरना पड़ रहा है। और अगर कोई क्वार्टरली रिटर्न वाला भी है तो भी उसको हिसाब तो बनाना ही पड़ रहा है मंथली, क्योंकि उसको टैक्स तो मंथली पे करना है, तो उसका कोई यूज नहीं है कि क्वार्टरली हो रहा है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो भी हैवी टर्नओवर वाले हैं उनको आज जैसे उनका जेन्युइन क्रेडिट है कोई चीज का, कि भाई जेन्युइन क्रेडिट पड़ा है उनका जीएसटी में, तो भी उनको 1% डिफरेंस का पे करना ही पड़ रहा है। 99% ही रिबेट मिल रही है उनको जीएसटी A1 में। जी संदीप जी, बड़ा इशू है। जी, तो हम संदीप जी के पास जाते हैं। अब तीनों ही व्यापारियों की अलग अलग तरह की जो समस्याएं थी, इसे किस तरह से सरलीकरण इसका किया जा सकता है? जी, जैसे कि जो ये ने बोला है कि जीएसटी रिटर्न हर महीने भर रहे हैं, तो इसके पहले मैंने बताया कि इसको अगर क्वार्टरली कर दिया जाए और एक प्रोफार्मा में कर दिया जाए। अभी क्या है, अलग अलग रिटर्न भरने का प्रावधान है, जीएसटीआर 1 अलग भरना है, 3B रिटर्न अलग भरना है। अगर इन सबको एक साथ कर दिया जाए और एक रिटर्न बना दिया जाए, उसको क्वार्टरली कर दिया जाए, और टैक्स का अगर बनता है तो मंथली पटाए, जैसे पहले वेट में ही प्रावधान था। तो इससे क्या होगा, व्यापारी को व्यापार करने में भी सहूलियत होगी और अपना अकाउंटिंग भी मेंटेन करने में उसको काफ़ी सुविधा होगी और समय भी मिलेगा, तो वो अपना प्रॉपर अकाउंट तैयार करके अपने अधिवक्ता या चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाके अपना हिसाब प्रस्तुत कर सकता है और रिटर्न भरवा सकता है। अभी वो क्या रहा है कि उसको हर महीने, समय सीमा भी कम है, हर महीने की रिटर्न अगले महीने की 11 तारीख 13 तारीख तक ऐसा उसको भरना है, तो समय सीमा भी बहुत कम है। और समय सीमा जब बात हो जाती है
तो उसको लेट फीस भी लग रही है, पेनाल्टी भी लग रही है, तो उसका आर्थिक बोझ व्यापारी पर किसी न किसी रूप से पड़ ही रहा है, जो कि काफी दिक्कतें उत्पन्न करता है व्यापारी। जी, जीएसटी रिटर्न यदि देर से फाइल करते हैं तो उस पर भी पेनाल्टी का प्रावधान है। तो ऐसे में संदीप जी, नहीं लगता आपको कि व्यापारी टैक्स पटा रहा है और उस टैक्स पर ब्याज भी दे रहा है? ये कहीं ना कहीं गलत नहीं लगता है? देखिए, जीएसटी रिटर्न भरने में पहले जब 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ था, तो रिटर्न अगर लेट भरी जाती थी, चाहे वो नील रिटर्न हो, जीरो रेटेड की हो या फिर कुछ टर्नओवर वाली हो, तो उस पर 200 रुपए पर डे की पेनाल्टी लगी थी। उसको बाद में जब कठिनाइयां सरकार के सामने आई, व्यापारी ने बताया, तो उस पेनाल्टी को उन्होंने कम किया, 100 रुपए किया। फिर बाद में उसको नील रेटेड रिटर्न में 20 रुपए पर डे की किया और टैक्सेबल टर्नओवर पर 50 रुपए पर डे की किया। लेकिन ये 50 रुपए और 20 रुपए भी आज जैसे किसी ने 6 महीने से रिटर्न नहीं भर पाया है, आर्थिक रूप से परेशान रहा, कोविड की स्थिति चली, महामारी की स्थिति चली, पैसा आ नहीं रहा व्यापारी पास में, उसके कारण अगर वो अपना रिटर्न समय पर नहीं भर पाया और अगर 6 महीने 8 महीने की रिटर्न आज वो भरना चाहता है, तो उसको हजारों रुपए में पेनाल्टी भरना पड़ता है। अगर उसका नील भी रिटर्न है तो भी उसको हजारों रुपए में पेनाल्टी लग रही है। इसमें ऐसी विसंगतियों को सुधार करने के लिए सरकार को, अगर नील रेटेड की रिटर्न है तो अगर वो विलंब भी होता है तो उसका निर्धारित शुल्क बहुत कम किया जाना चाहिए, मैक्सिमम 100 रुपए कर दे। और अगर टैक्सेबल टर्नओवर वाली रिटर्न है तो उसको मैक्सिमम वो 500 रुपए कर दे कि अगर 500 रुपए पटाए तो उसकी अगले रिटर्न भी भरी जा सकती है। जैसा कि अभी एमनेस्टी स्कीम भी लागू हुई थी, उसमें सरकार ने व्यापारियों को भी फायदे दिए था, उनके पंजीयन निरस्त हो गए थे, तो व्यापारियों ने अपने पंजीयन जीवित किए रिटर्न भरने के बाद में। तो इस तरह से हो सकता है। और जो जीएसटी विभाग का जो नेटवर्क है, ये क्या सही काम कर रहा है इस वक्त? देखिए, जीएसटी का जो नेटवर्क है, अभी वर्तमान में जो भी काम है पूरा ऑनलाइन पे हो रहा है। और ऑनलाइन जो है, हमारा प्रदेश जो है ग्रामीण इलाकों से भरपूर क्षेत्र है। कई जगह में ये जो है ये इंटरनेट की सुविधा प्रॉपर मात्रा में सही तरीके की नहीं है। और हमारे जैसे बालाघाट में तहसील में भी, गांव में भी और जिले में भी व्यापारी हैं, तो हर व्यापारी के पास में कंप्यूटर सिस्टम नहीं है, इंटरनेट की सिस्टम नहीं है, तो वो अपने रिटर्न दाखिल करने में भी जो समय सीमा है उस पर नहीं कर पाता, तो उसके कारण उसको दिक्कत होती है। उसको अपने अधिवक्ता से एक पास आना पड़ता है और वो विलम्ब हो जाता है तो भी काफ़ी उसको कठिनाई उत्पन्न होती है, लेट फीस लगती है। तो इसमें यह है कि प्रॉपर सिस्टम, इंटरनेट की सुविधा सही तरीके से रहे तो उसको भी काफी सहूलियत होगी। जी, और जीएसटी को हम पिछले 15-20 मिनट से जिस तरह से समझने की कोशिश कर रहे हैं, इसकी विसंगतियों पर बात कर रहे हैं, तो ये एक देश एक कर की प्रणाली ना होकर एक देश अनेक कर और व्यापारियों की परेशानियों भरा एक मामला समझ में आता है। बहरहाल अब ये परिचर्चा समाप्ति की ओर है, तो बिल्कुल फाइनल कमेंट्स के लिए हम हमारे सभी अतिथियों के पास जाएंगे। तो चलते चलते अभिषेक जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मेन प्रॉब्लम वही है कि जीएसटी का सरलीकरण होना चाहिए और रिटर्न भरने की सुविधा होना चाहिए। बहुत चार्जेस लग रहे हैं आज की तारीख में, मतलब रिटर्न भरने में भी किसी से भी भरवाए तो भी चार्जेस लग रहे हैं। स्वयं भर सके इतना सरलीकरण हो जाना चाहिए। जी जी जी, नितिन जी। मेरा मानना है कि सरकार को व्यापार विरोधी या व्यापारी विरोधी नहीं होना चाहिए। जब हम इतने लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि सब चीजें आसान और सरल होना चाहिए, व्यापारी के हित में होना चाहिए, तो निश्चित ही सरकार को बात सुनना चाहिए हमारे जीत और अड़ी को छोड़ करके। एक समाधान नहीं तो ये होगा ना व्यापार बचेगा ना व्यापारी बचेगा। सिर्फ धंधा जो है, व्यापार जो है, कुछ केंद्र बिंदुओं पे चले जाएगा। अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियां जो है बाहर से आकर के व्यापार करेंगी और सब कुछ खत्म होगा। तो ये भी एक बड़ी परेशानी है, जो ऑनलाइन व्यापार हो रहा है उससे भी जो यहाँ का स्थानीय व्यापारी है वो भी परेशान है। विजय कुमार जी, चलते चलते आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा मैडम कि देश जो है वो व्यापारी चला रहे हैं। व्यापारी के टैक्स से ही देश की आर्थिक व्यवस्था मजबूत होती है, उसी से इंफ्रास्ट्रक्चर सारी चीजें संभव है। इसलिए व्यापारी परेशान रहेगा तो व्यापार कैसे करेगा व्यापारी? और जिस तरीके से सरकार ने एक देश और एक टैक्स का बहाना करके एक देश और 4 किस्म के रखे हैं प्रावधान, 4 टैक्स के रेशो रखे हैं, इनको दो कर देना चाहिए। 5 और 12 उससे ऊपर कोई टैक्स नहीं होनी चाहिए। और दूसरा, इनको जितना हो सके उनका सरलीकरण किया जाना चाहिए। एक ही बार में एक ही फार्म में सारे टैक्स भर सके,
ऐसा प्रावधान होना चाहिए। जी, तो कर सलाहकार संदीप नेमा जी भी हमारे साथ हैं। तो सर, चलते चलते आप क्या कहना चाहेंगे आज? देखिए, वर्तमान समय में आज की स्थिति में जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, इसमें कई व्यापारी उलझे हुए हैं। कर सलाहकार, अधिवक्ता, सीए लोग भी उलझे हुए हैं। काम करने का तरीका जो है बहुत बदलना पड़ेगा सभी को, अपना अपना। व्यापारी को भी बदलना पड़ेगा और कर अधिवक्ता, सीए लोगों को भी अपना तरीका काम करने का बदलना पड़ेगा। सरकार ने जैसा भी नियम बनाया है, अधिनियम बनाया है, उसकी परिपालन पूर्ति के लिए अपडेट होना पड़ेगा और जो भी जानकारी है व्यापार की और एक्ट की, नियम की, वो हर समय उनको लेते रहते हुए काम करेंगे तो ही व्यापारी शासन की मंशा के अनुरूप कार्य कर पाएगा और अपना व्यापार कर पाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसमें थोड़ा सरकार को व्यापारियों की जो परेशानियां हैं उस पर ध्यान देते हुए इसमें सरलीकरण करने की बहुत आवश्यकता है। जैसे अभी एक नोटिफिकेशन 1 जनवरी 2021 को गवर्नमेंट ने लाया है कि जो व्यापारी है वो अपनी जो जीएसटी की रिटर्न है, अगर 2 माह की अगर वो प्रस्तुत नहीं कर पा रहा है तो उसका ई-वे बिल ब्लॉक किया जा रहा है। उसको 3B रिटर्न अगर 2 नहीं भरा है तो GSTR 1 नहीं भरने की सुविधा है। और अगर कोई तिमाही वाला व्यापारी है, अगर 3 महीने में अपने रिटर्न भरता है, अगर वो पिछली रिटर्न नहीं भर पाया है तो भी उसको GSTR 1 नहीं भरने की सुविधा ऐसी की गई है। और जो अभी एक नया है 86B के अंतर्गत कि अगर किसी व्यापारी का 1 महीने में टर्नओवर 50 लाख रुपए से अधिक होता है तो उसने अपना टैक्स तो देके आया है जो माल खरीदी किया है, लेकिन उसमें से ITC का जो क्रेडिट है 99% मिलेगा, बाकी 1% उसको कैश में पटाना पड़ेगा, जबकि वो खरीद कर पूरा टैक्स कैश में लेके आया है और टैक्स भी दिया है। लेकिन उसके बाद भी जो है ITC क्रेडिट उसको 99% मिलेगा और 1% कैश में पटाना पड़ेगा। अगर वो केस में नहीं पटाया है तो भी उसका जो है पंजीयन निलंबन करने का जो प्रावधान है, ई-वे बिल ब्लॉक करने का प्रावधान है। तो अब व्यापारी का ई-वे बिल ब्लॉक हो जाएगा, बाहर से माल नहीं आएगा तो क्या धंधा कैसे कर पाएगा। तो ऐसी स्थिति को सुधार करने के लिए जो अभी जो नोटिफिकेशन आया है, और दिसंबर 2020 में भी एक नोटिफिकेशन जो आया था उसमें व्यापारी के पंजीयन के संबंध में था कि निलंबन कर दिया जाएगा, रिटर्न नहीं जमा है, ई-वे बिल ब्लॉक कर दिया जाएगा, व्यापारी अपना परिवहन नहीं कर पाएगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट के संबंध में है कि सामने वाला जब तक जिससे उसने माल खरीदी किया अगर वो GSTR 1 में नहीं चढ़ाएगा तो उसको ITC नहीं मिलेगा। तो ऐसे प्रावधान जो है बहुत ही कष्टदायक है, तो इनमें सुधार किया जाना अति आवश्यक है। ये सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। तो 2017 से लागू किया गया ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक कर एक देश के रूप में सामने आया और मोदी सरकार की शायद यही आकांक्षा रही होगी कि ये जो हमारा देश है इसमें जिस तरह की कर चोरी होती है उसे रोका जा सके। बहरहाल मंशा बहुत अच्छी थी, लेकिन इसका जो इम्प्लीमेंटेशन था, इसे जिस तरह से इस कर प्रणाली को जीवित और संचालित किया जाना चाहिए था, उसमें कहीं ना कहीं चूक हो रही है। आज व्यापारी परेशान है। अभी हमारे साथ संदीप नेमा जी थे जिन्होंने कहा कि व्यापारियों को भी स्मार्ट होना पड़ेगा, व्यापार करने के तरीकों को अपने सुधारना पड़ेगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को अपडेट होना पड़ेगा, कर सलाहकारों को अपडेट्स होना पड़ेगा। बहरहाल दरकार बहुत है, बहुत सारी कोशिशें होनी चाहिए, सरकार की ओर से भी ये कोशिश होनी चाहिए कि इस प्रणाली को थोड़ा सरल किया जाए। आज की परिचर्चा में हम बात कर रहे थे गुड्स एंड सर्विस टैक्स की विसंगतियों पर। हमारे चारों ही मेहमान जो हमारे स्टूडियो में मौजूद थे, हम उनका धन्यवाद करते हैं और आज की परिचर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।